हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। आज बेटा चैप्टर नंबर 1 की थर्ड क्लास है, तीसरा लेक्चर आज। और हम कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो हम आज कवर कर दें। तो लास्ट के जो 2 लेक्चर थे उसमें मैक्सिमम पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक हमारे कवर हो चुके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो चुका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन डिफरेंट केसेस हो चुका। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स हो चुका। बेटा ये रिवीजन चल रहा है तो आप ये कोशिश ना करें कि भी 100% हमारे जो क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं इसका ये मीनिंग है कि आप इन कॉन्सेप्ट से टच में हो। अब एक इस कॉन्सेप्ट के 30-40 क्वेश्चन है, क्या आप इस रिवीजन क्लास में 30-40 क्वेश्चन थोड़ी करेंगे। आपको सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में लर्न करना है कि इन कॉन्सेप्ट में आंसर कैसे करना होता है। इतना भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट का 80% भी पता है, इसका मतलब है कि आप कोई नया क्वेश्चन आएगा ना उसमें हल्का माइनर सा आप कंफ्यूज होगे, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा मत सोचना कि सर इस टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हम कैसे करें। कोई टेंशन की बात नहीं है। हम जब क्लासरूम में आएंगे तो हम स्पेसिफिकली जब रिवीजन करेंगे क्लासरूम में तो उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो कि थोड़े से टफ टाइप के हैं, जो कि ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं तो आपको उनकी प्रैक्टिस करके इतना अपने माइंड में लर्न करना है कि हमें इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, इसमें करना क्या है ये भी समझ पा रहे हैं, और 80% तक कोई भी क्वेश्चन हम इस टॉपिक का इन टॉपिक्स का कवर कर सकते हैं। इतनी भी अगर आपकी तैयारी है ना तो आप मान के चलो कि आप एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो देखो एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट्स हो चुका। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। जब प्रॉफिट्स हमारे पास कम होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है बेटा। तो इतना पार्ट हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। इसके बाद हमने जो बेसिक पढ़ा था, हमने P&L अकाउंट के बारे में पढ़ लिया कि कब कब ये बनता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ लिया कि ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आते हैं। हमने कैपिटल अकाउंट्स पढ़ लिए कि कैपिटल्स अकाउंट 2 प्रकार से बनते हैं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो, और कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो। ठीक है बेटा। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है और कोशिश करें कि आप उस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट पता है ना कि सर इस टॉपिक में ट्रीटमेंट ये होता है, बस समझ लो उसको क्वेश्चन आ गए। ठीक है बेटा। हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है गारंटी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर by other partners, partners firm। देखिए बेटा, जब किसी एक पार्टनर को बाकी किसी एक पार्टनर के द्वारा, बाकी सभी पार्टनर्स के द्वारा या फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है कि भैया आपको
इतना प्रॉफिट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो, चाहे हमारी फर्म ने लॉस इनकर्ड किया हो। ये बात हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है, एश्योरेंस दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है कि आप हमारी फर्म में फ्रीली एकदम फ्री माइंड से काम कर सकते हैं, आप अपने माइंड में बर्डन ये ना लें कि आपको लॉस फेस करना पड़ेगा, हम आपको वादा करते हैं कि आपको हर साल इतना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो हमें अपनी पॉकेट से देना पड़े, आपको प्रॉफिट में रखेंगे हमेशा, हम आपको लॉस में कभी भी हम नहीं जाने देंगे। तो ये है बेटा इस टॉपिक का हमारा करने का तरीका। तो देखिए, गारंटी वाले टॉपिक में हम देखो किस प्रकार पढ़ेंगे। व्हेन गारंटिंग लिखूं मैं इसको गारंटीड, व्हेन गारंटीड पार्टनर रिसीव्स more than guarantee, in case of profits, when guaranteed partner receives less than guarantee in case of profit, in case of loss। ये बेटा ये 3 ट्रीटमेंट हमें इस टॉपिक के अंदर सीख के चलने हैं। आप चाहो तो, क्योंकि आपने नोट्स देखो बना रखे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं इनको लिखने की। जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं किया क्लासरूम में, हो सकता है वो बच्चा लेट आया हो सकता है किसी रीज़न की वजह से वो ना कवर कर पाया हो, तो वो बच्चा अपने नोट्स बना सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के द्वारा। देखिए, सबसे पहला केस आता है कि हमने पार्टनर को गारंटी दी, मान लो ए को हमने कहा भी 10,000 रुपये तेरे को गारंटी देते हैं, हर साल प्रॉफिट के मिलेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉफिट बांटे गए, तो ए के हिस्से में 12,000 का प्रॉफिट आया। बताओ ये वाला टॉपिक लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने कहा था कि गारंटी दे रहे हैं बाकी पार्टनर उस पार्टनर को कि तेरा हिस्सा इतने से कम नहीं होगा। अगर वो ऑलरेडी गारंटी से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, तब इस कॉन्सेप्ट का कोई भी औचित्य, कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देंगे, कहानी खत्म। जिसके हिस्से में जितना जितना आता है वो सब बांट देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बना के, क्वेश्चन खत्म। अगर गारंटेड पार्टनर रिसीव करता है लेस देन गारंटी, हमने ए को गारंटी दी 10,000 की, लेकिन एक्चुअल में जब प्रॉफिट बटे तो उसके हिस्से में आए 8,000, यहाँ पर ये टॉपिक अप्लाई होगा, क्योंकि हमने उसको वादा किया था 10,000 का, लेकिन वास्तव में उसने रिसीव किए 8,000। तो जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसे वो पार्टनर देगा जिसने की गारंटी दी है। हो सकता है वो गारंटी बाकी सभी पार्टनर्स ने दी हो सकता है वो गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी हो, तो उसी से रिकवर किया जाएगा। और अगर लॉस है, लॉस के केसेस में इनसे हटके ट्रीटमेंट होता है। लॉस के केस में हम उसको गारंटेड प्रॉफिट तो देते ही देते हैं, प्लस उसके हिस्से में जितना लॉस आया है वो पैसा हम उसको देंगे, क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट का वादा किया था। तो उसके हिस्से में तो लॉस आ गया, क्योंकि जब फर्म में लॉस होंगे तो सभी पार्टनर्स में लॉस ही बटेंगे। तो उसके हिस्से में जो लॉस आया है वो, और उसको जो गारंटेड प्रॉफिट का हमने वादा किया था, दोनों को जोड़कर उसको पैसा दिया जाएगा। और इस केस में जितना प्रॉफिट कम पड़ेगा उतना दिया जाएगा। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, जितना उसके हिस्से में आया है उतना ही दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गारंटी से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। अब देखिए बेटा इसका ट्रीटमेंट। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ।
A, B and C are equal partner. They earned a profit of rupees 90,000. C was guaranteed by A and B a minimum profit of rupees 25,000 पर एनम. गिव ट्रीटमेंट. ठीक है, देखिए तीन पार्टनर हैं, तीनों बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं. उन्होंने साल के दौरान यानी उनकी जो फर्म थी उन्होंने साल में 90,000 रुपये कमाए. सी को गारंटी दी गई ए और बी के द्वारा, यानी ए और बी ने सी को मिलकर गारंटी दी है कि भैया तेरे को 25,000 रुपये सालाना मिलेंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी के हिस्से में 25,000 से कम आए तो वो जो कमी है वो किसके द्वारा भुगतान की जाएगी, ए और बी के द्वारा, क्योंकि दोनों ने मिलकर गारंटी दी है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा ए आंसर हम करेंगे डिवीजन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स. हम एक्चुअल प्रॉफिट्स का डिवीजन करेंगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा, देखो 90,000 प्रॉफिट है और सभी बराबर बराबर पार्टनर हैं. इसके हिस्से में आएगा 30, क्योंकि बराबर बराबर है तो सभी के हिस्से में 30 30 30 आएगा. 90,000 1/3 30,000. देखो बेटा अब तीनों के हिस्से में 30-30 आया है तो आपको क्या देखना है, गारंटीड पार्टनर को देखना है कि क्या उसने उतना पैसा रिसीव किया जितना गारंटी दी गई थी. अगर वो ज़्यादा रिसीव करता है तो फिर हमें इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी. हम यहाँ पर जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी इन शेयर ऑफ सी, हम कहेंगे नील. क्या सी के हिस्से में कोई कमी आई, क्योंकि 25,000 का वादा क्या था, ये तो ऑलरेडी 30 ले रहा है तो इसको तो ज़्यादा मिल रहा है ना, तो डेफिशिएंसी यहाँ पर आएगी नील. तो आपको डिवीजन कर देना है और डिवीजन के बाद अगर पता चलता है कि गारंटीड पार्टनर गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा ले रहा है तो सिर्फ आपको ये लिखना है डेफिशिएंसी इन शेयर ऑफ दैट पार्टनर विच हैज़ बीन गिवन गारंटी, दैट इज नील. अब देखो इसको, ये तो वर्किंग नोट था, आपको बनाना है. इसके बाद आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कहाँ पर बंटते हैं बेटा, वो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन बंटते हैं, ना कि P&L में. मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि P&L में एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है वो P&L के थ्रू आता है. इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल ओब्लिक करंट, बीज कैपिटल ओब्लिक करंट, सीज कैपिटल ओब्लिक करंट. ये आपको ध्यान देना है, अगर कैपिटल फिक्स हैं तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, नहीं तो कैपिटल में. ये आपको लिख के आना है, सीधा आप ABC नहीं लिख के आ सकते, ये लिखना पड़ेगा. तो तीनों के हिस्से में बेटा कितना कितना आया था, 30 30 30. तो हमने क्या किया, सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट को तीनों के अंदर डिवाइड कर दिया. चूंकि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं आई सी के हिस्से में, इसलिए हमने कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करा, सीधा प्रॉफिट जितना था उतना बांट दिया, कहानी खत्म. ठीक बेटा, तो ये केस तब होगा जब गारंटीड पार्टनर अपने गारंटीड हिस्से से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है, तो सीधा आपको क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट है वो सभी को बांट देना है उनके PSR में. क्वेश्चन खत्म. चलते हैं आगे. When actual profits less than guaranteed profits, एक्चुअल प्रॉफिट जो हिस्से में आए ना वो गारंटेड प्रॉफिट से कम है. अब देखिए एग्जांपल, A, B and C earned a
प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000, B was guaranteed a minimum profit of rupees 32,000. Deficiency of P will be borne by other partners in their PSR give ट्रीटमेंट। देखिए बेटा, अब यहाँ पर 3 पार्टनर है, कहीं पर भी रेशो गिवन नहीं है। तो पार्टनरशिप में एक बात बेटा याद रखना, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशो ना नज़र आई, ना तो कोई पर्टिकुलर रेशो दे रखा हो, ना ये कह रखा हो कि कैपिटल रेशो में बांटा जाता है प्रॉफिट, आपको रेशो दिखे ही नहीं, तो आपको हमेशा इक्वल रेशो मानना है। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 90 का प्रॉफिट कमाया, कहीं रेशो नहीं है, तो तीनों के अंदर बांटेंगे। देखो इसको वर्बली सोल्व करते हैं। 90 को तीनों में बांटेंगे, 30 आएगा। बी को गारंटी दी जा रही है अदर पार्टनर्स के द्वारा, अदर पार्टनर मतलब ए और सी, कि 32,000 रुपये उसको मिलेंगे। हमने इसको बांट के देखा वर्बली, तो 30 आए, तो भाई बी को तुमने 32 की गारंटी दे रखी है। इसका मतलब 2,000 रुपये उसके हिस्से में डेफिशिएंसी आई है, कमी आई है। इस कमी को कौन देगा? ए और सी अपने अपने रेशो में देंगे। तो देखिए इसमें हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। ये बेटा आपको वर्किंग नोट्स में बनाने हैं, ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है ये। तो सबसे पहले ए, तो देखो इसमें हम कहेंगे 30,000 ईच, क्योंकि सबको पता है भाई 90,000 है, उसको 3 बंदों में डिवाइड करना है, तो कितना कितना आएगा? 30,000 सभी के हिस्से में आएगा। हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ बी। डेफिशिएंसी कैसे निकलती है बेटा? डेफिशिएंसी निकलती है गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ये होती है डेफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला, और ये पॉजिटिव आता है। हमने गारंटी दी थी इसको 32 की, मिले हैं इसको 30, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई बेटा? 2,000 की। फिर आपको लिखना है दिस डेफिशिएंसी विल बी, या आपको लिखना है क्वेश्चन में, विल बी बोर्न बाई ए एंड सी इन 1:1, क्योंकि देखो तीनों का रेशो 1:1 था, 1:1 इक्वल था। तो बी को तो गारंटी दी जा रही है ना, बी को तो गारंटी दी जा रही है, बी हट जाएगा, दोनों का क्या बचेगा? 1:1। तो आधा आधा बांटेंगे। आधा आधा मतलब ए कितना देगा? ए देगा 1000, और सी कितना देगा? सी भी देगा 1000। तो अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आपने इतना सीख लिया होगा कि हमने ये 90,000 तीनों के बीच में बांटा, तो 30 आए। डेफिशिएंसी हमने निकाली 32 - 30, क्योंकि 32 की गारंटी दी थी 2,000। इसको बाकी पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वो अपने अपने रेशो में बांटेंगे, जो कि 1:1 है। तो 1,000 ए देगा, 1,000 सी देगा। किसको देंगे? ये बी को। अब देखिए इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में बनाना है। आप लिखेंगे P&L अकाउंट, वही 90,000 का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप इस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, तो यहाँ पर आपको हिस्सा लिखना है पहले उस पार्टनर का अलग अलग, क्योंकि ये पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ ना कुछ देंगे और दूसरा कुछ ना कुछ रिसीव करेगा, तो उनका लेना और देना यही एडजस्ट करेंगे। ए के हिस्से में 30 तो आया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये 1,000 बी को देगा निकाल के अपनी पॉकेट से, तो हम कहेंगे इसको ट्रांसफ़र टू बी। बी को कितने देगा बेटा? ये 1,000। तो इसका एक्चुअल हिस्सा कितना बचा? 29,000। इसी तरह बीज कैपिटल या करंट अकाउंट, बी का हिस्सा आया था 30,000,
लेकिन बी इन दोनों से रिसीव करेगा, तो जोड़ेंगे हम। इसमें आप लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए, ट्रांसफर फ्रॉम सी। भाई ए से लेगा 1000, सी से लेगा 1000, इसको गारंटेड प्रॉफिट के बराबर हमने पैसा दे दिया। इसी प्रकार आप लिखोगे सीज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, सी का हिस्सा भी कितना था 30, और ये भी किसको दे रहा है, ट्रांसफर टू बी, इसने दे दिया 1000 बी को, तो इसका बचा 29। तो जब भी डेफिशिएंसी आएगी ना बेटा, तो जिन्होंने डेफिशिएंसी बोर्न करनी है उनका हिस्सा उस डेफिशिएंसी के बराबर कम हो जाएगा। तो देखो वास्तव में इनको मिलने थे 30-30, लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से इनकी 1-1 हज़ार रुपये की कटौती हो गई, और ये 1-1 हज़ार रुपये यहाँ से निकल के बी के पास पहुँच गए, और उसका प्रॉफिट गारंटेड के बराबर बच गया। तो ये करना है आपको तब जब गारंटेड प्रॉफिट कम पड़ जाए एक्चुअल प्रॉफिट से, सॉरी, जब गारंटी हमने दी है ज़्यादा की, गारंटेड प्रॉफिट ज़्यादा है, जबकि एक्चुअल जो है वो कम है, एक्चुअल कम है, तो हमें उसको देना पड़ेगा पॉकेट से निकाल कर पैसा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट्स के केस में क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक इसका आता है कि इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में बेटा आपको अकाउंट नहीं बना के आना है। लॉस के केस में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आप डेफिशिएंसी जो फाइंड आउट करेंगे लॉस के केस में, वो होती है बेटा गारंटेड प्रॉफिट प्लस लॉस शेयर ऑफ गारंटेड पार्टनर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रॉफिट के केस में क्या फॉर्मूला होता है डेफिशिएंसी निकालने का बेटा, प्रॉफिट्स के केस में होता है गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। डेफिशिएंसी इस फॉर्मूले से निकलती है जब प्रॉफिट होते हैं तब, और अगर लॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लॉस आ रहे हैं और गारंटी वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको इस तरीके से डेफिशिएंसी निकालनी है, गारंटेड प्रॉफिट में लॉस का हिस्सा जो है उसका जोड़ना है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए एग्जाम्पल ए बी सी इन 3, 2, 1, 3 पार्टनर है। ए वाज गारंटेड a minimum profit of rupees 12,000 during the year, firm incurred a loss of rupees 60,000। ठीक है, ए वाज गारंटी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर है, ए को गारंटी दी जा रही है कि उसे कम से कम 12,000 प्रॉफिट का मिलेगा, लेकिन फर्म ने तो लॉस इनकर्ड किया है, और लॉस जब इनकर्ड किया तो प्रॉफिट कहाँ से जा पाएगा उसकी पॉकेट में। तो देखिए इसमें हम आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर इन लॉसेस। ए का 60,000 का लॉस है, हिस्सा है 3/6, 30,000। बी का 60,000 के लॉस में 2/6, 20,000। सी के हिस्से में 1/6, 10। देखिए तीनों के हिस्से में इतना इतना लॉस आया। अब हमने क्या कहा था कि लॉस के केस में डेफिशिएंसी होती है गारंटेड प्रॉफिट प्लस लॉस शेयर। गारंटेड प्रॉफिट हमने कहा था 12,000, लॉस आया है 10,000, यानी कि
ए को 22,000 रुपये दिए जाएंगे तब जाके उसकी डेफिशिएंसी कवर होगी। जब हम ए को 22,000 रुपये पकड़ाएंगे तो सबसे पहले तो वो अपना जो लॉस है ना वो उसमें से सेट ऑफ करेगा, 10,000 वो लॉस ख़त्म कर देगा। तो उसके हिस्से में जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 12। और 12 का ही हमने उसको वादा किया था कि भाई 12 तेरे पॉकेट में पहुंचेंगे कुछ भी हो जाओ। तो जैसे ही हमने उसको 22,000 रुपये गिन के दिए, उसने सबसे पहले अपना जो लॉस है वो ख़त्म किया 10,000 से। तो अब उसके पास तो कोई लॉस ही नहीं है, तो अब उसकी पॉकेट में जो 12 बचेंगे वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस तरह से आपको चलना है लॉसेज के केस में। सबसे पहले लॉस में बांट दो, सभी पार्टनर्स को लॉस का हिस्सा दे दो। उसके बाद डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर दो। गारंटीड प्रॉफिट में लॉस का हिस्सा, सॉरी, ए को गारंटी दी जा रही बेटा, देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ए को गारंटी दी हमने, तो ए का जो लॉस है वो कितना है, 42,000। देखो 30,000 है ए का लॉस। ए को बी और सी गारंटी दे रहे हैं कि भैया तेरा हिस्सा 12 से कम नहीं होगा। तो हम जब ए को 42,000 पकड़ाएंगे तो सबसे पहले वो 30,000 अपने लॉस के सेट ऑफ करेगा, 12,000 उसकी पॉकेट में प्रॉफिट के बच जाएंगे। तो 42,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। ये 42,000 कौन देगा, जिसको गारंटी दी जा रही है उसके अलावा जो पार्टनर बच गए हैं वो देंगे उसको। बी और सी अपनी पॉकेट से निकालेंगे और ए को पकड़ा देंगे। तो हम लिखेंगे ए विल बोर्न, ए कितना हिस्सा बोर्न करेगा, उसको 42,000 रुपये दिए जाएंगे और ये हिस्सा रहेगा इनका इस अनुपात में, क्योंकि ए तो हट ही गया, 2/3 तो देगा बी, सॉरी बार बार गलत हो रहे, बी बोर्न करेगा क्योंकि ए को गारंटी दी जा रही, बी बोर्न करेगा 2/3 और सी बोर्न करेगा इस 42,000 का 1/3। तो 28,000 तो बी को देने पड़ेंगे और 14,000 सी को देने पड़ेंगे। ये अपनी पॉकेट से निकालेंगे और ए को पकड़ा देंगे। तो ध्यान रखना बेटा, डेफिशिएंसी जितनी भी आती है उसके बराबर पैसा दिया जाता है गारंटेड पार्टनर को। तो 42,000 डेफिशिएंसी है तो 42,000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो, जब बी और सी अपनी पॉकेट से इतना इतना पैसा निकालेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी 20,000 के लॉस में जा रहा है डेबिट में, और 28,000 जब वो और अपनी पॉकेट से भुगतान करेगा तो उसका जो तो लॉस है वो तो 48,000 हो जाएगा। सी ऑलरेडी लॉस में है 10,000 के, और जब उससे 14,000 और रिकवर किए जाएंगे तो उसका लॉस हो जाएगा 24,000। तो देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे। आपको सबसे पहले तो लॉसेज में हिस्सा निकालना है, डेफिशिएंसी निकालनी है, डेफिशिएंसी को कौन बोर्न कर रहा है कितना कितना ये आइडेंटिफाई करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है देखिए, हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, लॉस शेयर। सबसे पहले हमने उनको जब लॉस बांटा तो इसके हिस्से में लॉस आया था 30, इसके हिस्से में आया था 20, इसके हिस्से में आया था 10। ये था हमारा बेटा डेबिट, क्योंकि सारे लॉस में थे इसलिए डेबिट बैलेंस वाले हैं। डेफिशिएंसी बोर्न, इसने कितनी डेफिशिएंसी बोर्न करनी है, बी ने बोर्न करनी है 28, इसने बोर्न करनी है 14। तो ये तो है डेबिट, क्योंकि जब लॉस वाले पार्टनर से और पैसा रिकवर किया जाएगा तो वो फिर से डेबिट होगा, लेकिन जिसको पैसा दिया जाएगा वो हो जाएगा बेटा क्रेडिट। तो अब देखिए इनका नेट डिफरेंस, इसके हिस्से में क्रेडिट के बचेंगे 12,000, इसका हिस्सा बढ़ जाएगा डेबिट डेबिट 48,000, डेबिट डेबिट 24,000। ये इनका फाइनली आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एंट्री मांगते बेटा, ये टेबल बना, आप ये टेबल बना भी सकते हो, ये टेबल आप छोड़ भी सकते हो। देखो इसका अल्टरनेट में बताता हूँ, अगर आपको ये बनानी आ जाए सीख जाओ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। देखो आप एंट्रीज पास करिए, आप एंट्रीज पास करिए। सबसे पहले आप जब एक्चुअल लॉस को बांटेंगे, लॉस जब भी बांटने पड़े ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बांटना। मैं यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मान के चल रहा हूँ, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, 30, 20, 10 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बढ़ते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। दूसरी एंट्री में ये तो हमने एक्चुअल में लॉस बांट दिया, अब दूसरी एंट्री आपको पास करनी है डेफिशिएंसी की, जो डेफिशिएंसी इन्होंने दी थी ना उसकी एंट्री। अब देखो ए, फिर ए को गारंटी दी जा रही है तो बी और सी इसको पैसा निकाल कर देंगे, तो बी को मैं दोबारा से डेबिट कर दूंगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि इनसे रिकवरी की जा रही है। सीज कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि इससे भी रिकवरी की जा रही है, इससे 28 की रिकवरी, इससे 14 की रिकवरी, और ये पैसा ए को दे दिया जाएगा, ए के हिस्से में चला जाएगा बेटा 42,000। अब देखिए इन दोनों एंट्रियों का डिफरेंस, ए डेबिट 30 से, क्रेडिट 42 से, इसके हिस्से में अल्टीमेटली 12,000 पहुंच गए क्रेडिट, ठीक है। बी डेबिट था 20 से, अब हो रहा है 28 से 48,000 डेबिट। सी डेबिट था 10 से, अब हो गया 14 से 24। जो टेबल मैंने बनाई थी उस टेबल का आंसर हमारा इन एंट्रियों से भी आ सकता है। तो आप चाहे तो टेबल बना देना, चाहे तो आप एंट्री पास जरूर करनी है, टेबल बनाओ ना बनाओ लेकिन एंट्री आपको जरूर पास करके आनी है। कब? लॉस के केसेस में। प्रॉफिट में भी मांग सकता है, लॉस में भी मांग सकता है, ठीक है बेटा। तो आपको इस तरह से गारंटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना, कई बार होता क्या है कि हमने कहा कि भाई प्रॉफिट है हमारे, मान लेते हैं प्रॉफिट है हमारे 50,000, सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो कि बनता है मान लो 15,000, पार्टनर्स की सैलरी वगैरह भी दे रखी है जो कि बनती है 10,000। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रॉफिट के साथ साथ एडजस्टमेंट भी हो और फिर कह दे कि गारंटी दी जा रही है। अब आप देखना कि गारंटी कहाँ दी जा रही है। अगर वो कह दे कि सीज शेयर इन प्रॉफिट्स शुड नॉट बी लेस देन ₹18,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी का हिस्सा 18,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट को बांट के देखेंगे तब। यानी कि आपको सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उनको लेस करना है, तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 25,000, क्योंकि 25,000 तो खर्चा हो गया। इस 25,000 को जब आप सभी पार्टनर्स में बांटेंगे फिर आपको कंपेयर करना है कि सी के हिस्से में जो गारंटी है क्या उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो एडजस्टमेंट नहीं है तब तो आप इस प्रॉफिट को तीनों के अंदर बांटेंगे और फिर देखेंगे डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ है तो आप देखना कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि आफ्टर चार्जिंग फलाना फलाना, तो जिस जिसको चार्ज करवा रहा है, जिस जिसको चार्ज करवा रहा है वो आइटम आपको प्रॉफिट में से घटाने हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उनको बांट के देखना है और फिर पता चलेगा डेफिशिएंसी आई कि नहीं आई। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करना। लगभग कंप्लीट है हमारे चैप्टर। एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट केसेस। सबसे पहले, इफ पार्टनरशिप डीड does not provide for interest on capital। पार्टनरशिप डीड में, यानी क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट
पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब डीड ने ही नहीं कह रखा तो हम किसी प्रकार का इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, एक केस हो गया। दूसरा, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इंटरेस्ट विल बी गिवन ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। अब दूसरी आपको लाइन याद करनी है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भाई इंटरेस्ट दे दो, तो आप सर्च करेंगे कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हैं तो ही आप इंटरेस्ट दे के आओगे, अगर क्वेश्चन में लॉस है आप इंटरेस्ट नहीं दे के आओगे। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट के केस में ही कितने केस बन जाते हैं। इंटरेस्ट कह दिया कि भी दिया जाएगा, हम कहते हैं प्रॉफिट्स होंगे तो दिए जाएंगे, तो इसी के अंदर एक सब केस बनेगा व्हेन प्रॉफिट्स ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कहा भी प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, पहला केस हमारे सामने आया, इसी केस का सब केस कि प्रॉफिट है और वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट सारा का सारा चुका सकते हैं। तो आप इस केस में क्या कहेंगे? आप कहेंगे होल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, क्योंकि आपके पास इतने सफिशिएंट प्रॉफिट्स है कि आप सारा इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो सारा इंटरेस्ट दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। आपने यहाँ लिखा बाय P&L, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है सभी को, ये सभी का इंटरेस्ट आ गया, और बचा हुआ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। बचा हुआ प्रॉफिट सभी पार्टनर से बांट देना है। आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा थे, आपने सारा का सारा इंटरेस्ट दे दिया, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये होगा इस सब केस का आंसर, अगर प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो मैं इसको फ्रंट में लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा बन जाए। दूसरा केस चल रहा है हमारा व्हेन प्रॉफिट्स। इसका दूसरा सब केस है कि प्रॉफिट्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तो हमने कहा था कि प्रॉफिट्स ज़्यादा है इंटरेस्ट से, अब है कि प्रॉफिट बराबर है। जब सारा इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास प्रॉफिट है, चाहे बराबर हो तो सारा दे दो, तब भी हम कहेंगे यहाँ पर फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। सारा का सारा इंटरेस्ट दोगे, वही आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, वही आप P&L लिखोगे, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर था तो कोई भी प्रॉफिट ऐसा नहीं बचेगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाए। बस कहानी यही खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट थे, इसको हमने इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, खत्म। अब देखिए इसका तीसरा सब केस। प्रॉफिट्स तो है क्वेश्चन में, बट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये टॉपिक बेटा मैं आपको करवा चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स हमारे पास इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट को देने के लिए तो क्या ट्रीटमेंट होता था बेटा? हम कहते थे प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशो बोल दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो बोल दो। आप जितना भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में देके आ जाएंगे, और जब भी प्रॉफिट देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब आता है हमारा अगला केस, इन केस ऑफ लॉस। अब तो हमने प्रॉफिट्स के पढ़ लिए। अगर लॉस है तो हम कहेंगे नो इंटरेस्ट विल बी
गिवन। कोई इंटरेस्ट आप नहीं दोगे, जो भी लॉस है उसको P&L अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू लॉसेस, और इस लॉस को यहीं बांट के आ जाएंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ठीक, क्योंकि लॉसेज जो होते हैं तो हम P&L अकाउंट में ही उनका निपटारा कर देते हैं। आप यहाँ पर लॉस लिखेंगे और ये लॉस इनके बीच में बांट के आ जाएंगे। चूंकि लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इसलिए हमने लॉस को बांट दिया। ठीक है, लॉस के ही केस में एक लास्ट एडजस्टमेंट है और सबसे महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है, व्हेन देयर इज ए लॉस एंड deed says that interest on capital will be treated as charge against profit। अगर डीड स्पेसिफिकली ये कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा खर्चा, जिस खर्चे को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया जाता है ना बेटा, उस खर्चे को आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर लॉस है तो भी वो खर्चा आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर बन जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा का सारा दे के आना है, चाहे आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाओ। जैसे, तो आपको ये पता चल गया कि अगर लॉस है लेकिन डीड ने ये बात कह दी है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाओ, या क्वेश्चन कह दे कि चार्ज अगेन प्रॉफिट माना जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो सारा इंटरेस्ट आप देख कर आएंगे चाहे आपके प्रॉफिट लॉस में ही कन्वर्ट क्यों न हो जाओ। और ध्यान रखना बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है तो P&L अकाउंट बनता है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा P&L में आते हैं, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिखा प्रॉफिट्स थे मान ले आपको 10,000, ठीक। यहाँ आपने इंटरेस्ट देना है, मान लेते हैं इंटरेस्ट बनता है आपका 15,000। अब हमने एक केस तो ये पढ़ा था कि प्रॉफिट अगर हमारे इंटरेस्ट से कम है तो हम इसी प्रॉफिट को बांट देते हैं, लेकिन वो तो अलग केस था। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जा रहा है तो आप सारा इंटरेस्ट देंगे और इस इंटरेस्ट की वजह से हमारा लॉस आ गया है। बाय लॉसेस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, इन तीनों के बीच में इस 5,000 को बांट दिया जाएगा और हमारा अकाउंट हो जाएगा बंद। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल इसका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको जो सोल्व करेंगे तो सारे केस आपके समझ में आ जाएंगे। तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 3 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करें और फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कई बच्चों को डाउट है, उस चैप्टर में भी कई बच्चे हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना। कुछ गलतियां अगर रह जाती हैं, कुछ प्रैक्टिस रह जाती है तो वो हम क्लासरूम में कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।